हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में ही हम इसी को कंप्लीट कर लेंगे ये टॉपिक को, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमको इसलिए पांच पार्ट में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि 129 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था। तो इसलिए हम इतनी लेंदी वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि लेंदी वीडियो रहती है तो हमारा देखने का मन भी नहीं होता। तो इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो ही लेकर आती हूँ, जिससे आपको देखने का मन भी करे और आप उसको अच्छे से पढ़ो भी। इसमें कितने आपको 49 क्वेश्चन है, तो हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। तो सबसे पहले भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्टर भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठन थी? इसमें हम आंसर देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक निधि है ये, और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये दोनों ही कथन हमारे सत्य है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो शब्द इंपीरियल फेवरेंस का प्रयोग किया गया था। तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो जो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना है ना। तो इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित वस्तुएं कौन सी थी? तो इसमें हम देखेंगे कपास थी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इसके बाद इस्तमरारी बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। ये इसको हमने अच्छे से देखा था। इसमें हमने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स, तीनों ही में ही हमने इसको देखा था। इसके बाद 6 क्वेश्चन, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्ती प्रारंभ हुई थी? तो अभी देखा हमने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद स्थायी बंदोबस्ती किससे किया गया था? तो किसानों जमींदारों से किया गया था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। और 9वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की थी। ये MPPSC के प्री 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और हमारा 10वां क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था तो कब की गई थी? इन्होंने 1793 में। अब जो ज़रूरी है हम उसको थोड़ा डिस्क्राइब में अच्छे से, जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देख लेंगे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू करने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया? तो इसमें से किसी को नहीं। तो ये UPSC के 2011 में ये क्वेश्चन आया था। चिर स्थायी बंदोबस्ती 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था क्या था? तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। वो किसानों का शोषण करते थे। तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था है, वो हमने जो चारों भू राजस्व व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्ती, जिसमें इस्तमरारी हो गया, महलवाड़ी हो गया, ये हमने 4 से 5 जो भू राजस्व व्यवस्था है वो हमने अच्छे से पढ़ी। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। बाकी ये हमने अच्छे से पढ़ा है, तो हमको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में पर फॉरनेट सेटिलमेंट
लागू करने का कारण था। तो ये क्या क्या था, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसके बाद हम देखेंगे में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया था। तो 1885 में लागू किया गया था। इसके बाद 15वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध है। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये हमने देखा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ पे की गई थी, तो मद्रास के क्षेत्र में सबसे पहले लागू की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन, भू राजस्व व्यवस्था की स्थायी बंदोबस्ती एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो हम देखते हैं जो स्थायी बंदोबस्ती है वो बंगाल में और रैयतवाड़ी अभी हमने देखा तो मद्रास में। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो अभी हमने देखा रैयतवाड़ी। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है, तो अभी देखा हमने इसका मुनरो। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी तो किसके द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की थी। सर्वप्रथम कहाँ पे की थी, तो मद्रास में की थी, उसके बाद बम्बई में की थी। 22वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो अभी हमने देखा तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ये कहाँ पे था, इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमको देखना ये तीनों ही कथन सत्य है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी में सरकार रैयत को पट्टे पे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी है और ये यूपीएससी के प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया था। वह प्रथा 25वां क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये कौन सी थी, कौन होता था, तो रैयतवाड़ी प्रथा में ये। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो ये किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, तो टॉमस मुनरो, जिसके द्वारा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अब हमको देखना है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन दूसरे का कारण है। तो हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। हाँ, ये सही है, जिससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, नीचे दिए गए। तो ये दोनों ही सही है और कारण भी सही है और कथन दोनों ही ठीक है ये हमारे। इसके बाद पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1900 में ये पारित हुआ था। 29वां क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1839 में इसकी स्थापना हुई। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमने शायद नहीं पढ़ा है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नज़ीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी थी जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन, इसके किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था, तो ये किसके द्वारा, होल्ट मैकेजी के द्वारा ये लागू किया था। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से जो भू राजस्व व्यवस्था है वो मैंने आपको बताया है। अब हमको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो जजमानी ये कहाँ पे प्रचलित था, हम देखते हैं। उत्तर भारत में,
बालूट ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और मिरासी ये कहाँ पे है, हमारा फोर्थ तमिलनाडु में, और अडाडे ये कहाँ पे, कर्नाटक में। तो हमारा ये आंसर कौन सा, डी सही रहेगा। यह भी देखा, जजमानी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, बाराबूलट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक में। 32 का क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो कितना प्रतिशत, 40% व्यय होता था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये 2021 में ही आया था ये क्वेश्चन। यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी, 33वां क्वेश्चन था, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा में कौन सा कथन सही है। तो भारत की, इसमें बी हमारा आंसर ठीक है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इसके बाद 34वां, निम्नलिखित में से किसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दादा भाई नौरोजी। दोनों का आंसर सेम है। इसके बाद हम देखेंगे, हमको वही कथन और कारण वाला देखना है। तो सबसे पहले ये अभिवादन और इसके बाद कथन दिया है। तो ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसमें क्या, दोनों सही है और दोनों ही ठीक है। कारण भी ठीक है और अभिकथन भी ठीक है और कथन भी ठीक है। इसके बाद हमको देखना है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो कौन थे, तीनों ही थे, दादा भाई नौरोजी, इसके बाद जी सुब्रह अय्यर, आर.सी. दत्त, ये तीनों ही थे। ये यूपीएससी प्री के 2015 में अभी हाल ही में ही आया है, ज़्यादा टाइम नहीं। 38वां, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो कौन, सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। इसके बाद 39वां क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा 1901 में, ये किसकी पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इसमें आ गए दादा भाई नौरोजी। 41वां क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो कहाँ से, उदारवादी दल से लड़ा था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 43वां क्वेश्चन, अणु उद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ की गई। तो सही है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो ये दोनों ही हमारे क्या, सही है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पे हमको विचार करना है, जिसमें देखना है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि इसमें कौन सा सही है हमारा, केवल एक है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 45वां क्वेश्चन, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया था। इसके बाद 46वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको माना जाता है। तो सर आर्थर कॉटन को ये माना जाता है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, अभियंता इंजीनियर। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 47वां क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार की
औरंग, तो ये राजकोष का प्रभावी, इसमें हमारा सेकंड और थर्ड आंसर ठीक रहेगा। तो बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, और तो आप इसको देख लेना। 48वां क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका आंसर सी सही रहेगा। क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से 49वां क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट है, जो कि यूपीएससी के 2000 प्री में 2020 में आया था, अभी ही आया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो कौन सा? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 9वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। पहला, भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। दूसरा, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी कर लगाना। ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना। रेल मार्गों का विकास। विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि यह अंग्रेज घुसपैठिए थे, जिसने भारतीय खट्टी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया, तथा जो देश सूती का वस्त्रों के लिए जाना जाता था, उसे सूती वस्त्रों से भर दिया गया। तो आज के लेक्चर में ये हमारा ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव भारत पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसके लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके पीवाईक्यू भी हमने सॉल्व कर लिए। बस अब हमको जो मेंस के पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करना है। उसको भी मैं आपको एक एक करके सारे सॉल्व करवा दूंगी। अभी सिर्फ हम प्री के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और सभी एग्जाम में ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? तो 1857 की क्रांति रहेगी। इसमें कितने क्वेश्चन हमको करने, तो हम देख लेते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन देखने हैं हमको? 57, तो इसमें 93 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हमको 49 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और इसके बारे में हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। जो दिया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको भी हमको अच्छे से रीड करना है। तो ये हम क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।